प्यारे बच्चों, मैं पूनम श्रीवास्तव, आपकी विज्ञान शिक्षिका, आज आपको कक्षा 8 में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ाऊंगी। बेटा, सजीव या जीव तो आप सभी जानते हैं कि जीव गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, भोजन करते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो जैसे जीव, सभी सजीव में ये भी जीव आते हैं, लेकिन ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि हमें जो है साधारण आँखों से दिखाई नहीं देते। हम निकलते हैं, हमको चारों ओर अपने पेड़ पौधे भी दिखते हैं, जीव जंतु भी दिखते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो होते तो हैं हमारे आसपास, परंतु हमें दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए हमें यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इन्हें यंत्र की सहायता से ही देख पाते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब कि सूक्ष्म जीव, अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि अनेक जीव ऐसे हैं जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें आँखों से देख नहीं सकते। उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे कि कभी कभी वर्षा के दिनों में या जब वो थोड़ी मौसम में नमी रहे, तब आप कभी ब्रेड है या रोटी है उसको देखिए, 1 दिन 2 दिन की रखी अगर है तो वो थोड़ा सा उस पर हल्की सी फफूंदी जैसे लगने लगती है, सफ़ेद काले धब्बे दिखने लगते हैं। इनको अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस से या आवर्धक लेंस से देखते हैं तो उसमें आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। तो ये क्या है? ये सूक्ष्म जीव हैं। या अगर आप किसी तालाब में से थोड़ा सा जल की, पानी की बूंदें ले लीजिए, इसको एक कांच की स्लाइड पे 1 बूंद रखिए और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखें तो आपको उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म जीव जो है पानी में रहते हैं और ये सर्वव्यापी होते हैं। ये सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वव्यापी कहा जाता है। अब जैसे हमने ब्रेड के उदाहरण में कहा, तो ब्रेड पे जो ये गोल रंग की काली रचनाएं दिख रही थी, ये बेटा कवक हैं। कवक को आवर्धक लेंस से आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं वो आवर्धक लेंस से नहीं देख सकते। उनके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की ही मदद लेनी पड़ेगी। अब सूक्ष्म जीव आप समझ चुके कि हम इन्हें ऐसे साधारणतया आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें आवर्धक लेंस और मुख्यतः सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब सूक्ष्म जीव को भी बच्चों 4 भागों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। ये 4 सूक्ष्म जीव होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। इसके अतिरिक्त एक और, उसको जीव भी कह सकते हैं, निर्जीव भी कह सकते हैं, वो होते हैं विषाणु। विषाणु भी अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये वैसे तो निर्जीव होते हैं, ये काफ़ी दिन तक अगर पड़े हैं तो पड़े ही निर्जीव रहेंगे, परंतु अगर ये कोई जीवित कोशिका को पा गए, किसी जीवाणु को, पौधे को या जंतु कोशिका में, तो ये सजीवों की भांति वृद्धि करने लगते हैं, गुणन करने लगते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। विषाणु द्वारा जैसे जुखाम है
इन्फ्लुएंजा है और खांसी है, ये सब जो है विषाणु द्वारा होते हैं। और आजकल जैसे आप ऑनलाइन टीचिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें सब किस वजह से पढ़ रहे हैं? कोरोना वायरस के संक्रमण द्वारा। कोरोना भी एक अत्यंत खतरनाक विषाणु ही है। तो ये विषाणु जो होते हैं, ये जब तक जीवित कोशिका नहीं पाते, ये निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका, चाहे वो पौधे की हो या जंतु की हो, पा जाते हैं, ये तुरंत गुणन करने लगते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं। और इसकी वजह से, विषाणु की वजह से ही जुखाम है, फ्लू है, खांसी है, ये होने लगता है। और इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों में पोलियो एवं खसरा, पोलियो में तो बेटा मोस्टली पैर पे ज़्यादा असर आता है, पैर काम करना बंद कर देता है। और खसरा में दाने जैसे, लाल दाने जैसे पूरे शरीर में पड़ जाते हैं। ये भी वायरस की ही या विषाणु के कारण होते हैं। और जो हमने 4 पहले बताए थे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल, उससे प्रोटोजोआ, जिसमें प्रोटोजोआ में अमीबा, एवं पैरामीशियम आते हैं। तो जो अतिसार होता है, पेचिस एवं मलेरिया में जाड़ा दे के बुखार आता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। जीवाणु के कारण टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड बेटा मियादी बुखार होता है, जिसकी अपनी मियाद होती है, 14 दिन रहा, 21 दिन रहा, ये टाइफाइड हो जाता है। क्षय रोग, टीबी, ये भी जीवाणु द्वारा ही होती है, जिसमें हल्का बुखार रहता है, खांसी आती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, ये जीवाणु द्वारा होते हैं। जीवाणु भी अनेक आकार के होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, क्षणनुमा होते हैं, गोलाकार होते हैं, दंडाकार होते हैं। इस तरीके से जीवाणु से ये रोग हो जाते हैं। और सूक्ष्म जीव अब यह है कि कहाँ रहते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये एक कोशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु है, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, और बहुकोशिक भी हो सकते हैं, बहुत सी कोशिकाओं वाले भी हो सकते हैं। इसमें कुछ शैवाल एवं कवक आते हैं। ये जो है एकदम बर्फीले पानी में भी पाए जा सकते हैं और गर्म पानी में भी पाए जा सकते हैं। मतलब कि हर परिस्थिति में ये जीवित रह सकते हैं। मरुस्थल में, जहाँ रेतीली भूमि है, वहाँ भी पाए जा सकते हैं, दलदल में भी पाए जा सकते हैं, या मनुष्यों के या और भी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं और बाहर भी पाए जा सकते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जो है वो ऐसा सूक्ष्म जीव है कि अकेले रह सकता है, लेकिन कवक और जीवाणु जो है हमेशा समूह में रहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। इनसे हमको लाभ भी मिलता है और हमारे लिए ये नुकसानदायक भी होते हैं। तो जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि आजकल जो सूक्ष्म जीव, दही लोग रोजाना ही खाते हैं। तो दही में जो सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जो जीवाणु होता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, तो इसका उपयोग दही में, ब्रेड बनाने में एवं केक बनाने में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें ये उपयोग किए जाते हैं। ब्रेड एवं केक में जो फर्मेंटेशन होता है, जो खमीर उठने की प्रक्रिया है, वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही संपन्न होती है। उसमें ईस्ट डालते हैं, ईस्ट नामक कवक होता है, जो जब डालने पर
मैदा एवं आटे में उसकी संख्या गुणन करके बड़ी होती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जिसके कारण उसका मैदे का या आटे का आयतन बढ़ जाता है और उसमें खमीर उठने लगती है। तो और इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। अल्कोहल है, शराब भी बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है इसको स्वच्छ रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं, जंतुओं के अवशेष हैं, इन सब और भी विष्ठा वगैरह है, इनको अपघटन का कार्य जीवाणु करते हैं। मतलब अपघटन का मतलब है कि इनको छोटे छोटे सरल कार्बनिक अवयवों में इसको विघटित करके और ये फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं और पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। इस प्रकार से जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी हैं। जीवाणुओं का एक उपयोग औषधि उत्पादन, दवाओं के निर्माण में भी होता है। कृषि में भी, खेती में भी जीवाणु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया है कि खेती में पौधों को, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इनको नाइट्रोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, पौधे उसको डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इनको नाइट्रोजन के दूसरे स्वरूप में ही ये इसको ले पाते हैं। तो जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं वो गैसीय नाइट्रोजन को लेते हैं और इसको अपघटित करके, विघटित करके इसको नाइट्रेट्स के रूप में इसको परिवर्तित करते हैं और उस परिवर्तन के बाद पौधे उसको लेते हैं जड़ों द्वारा और उसके बाद पौधों की वृद्धि होती है। पौधों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो जैसे हमने आपको कहा, पहले भी बताया कि जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं और जो वो उस जीवाणु को लैक्टोबैसिलस के नाम से कहा जाता है। जीवाणु जो है पनीर है, अचार है एवं अनेक खाद्य पदार्थ हैं, उनको भी बनाने में सहायक होते हैं। और ये आजकल जो सूजी है, इडली है, भटूरे हैं, इनमें भी बनाने में भी जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप थोड़ी मात्रा में आटा ले लीजिए या थोड़ी मात्रा में आप मैदा ले लीजिए और उसमें जो है 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ दीजिए। थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद देखिएगा कि वो मैदा फूला हुआ दिखेगा। तो इसमें ये प्रक्रिया क्या हुई कि ईस्ट जो डाला गया था उसने जनन करके, गुणन करके और उस श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकाली। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले हैं, ये मैदे का, जो गूंथा हुआ मैदा है, इसका आयतन बढ़ा देते हैं, यानी खमीर उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से बेकिंग उद्योग में, जिसमें कि ब्रेड है, पेस्ट्री है, केक बनाए जाते हैं, इसमें भी ईस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लस वाणिज्य में यानी व्यापार जगत में भी सूक्ष्म जीवों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव वाणिज्यिक उपयोग में भी, व्यापार जगत में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज बस इतना ही, आगे फिर आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।